स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सेकेंड टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन और डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं ये रेस्पिरेटरी पैसेज में। मतलब जो रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है कि पहले ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी फूड का ब्रेक डाउन होगा। रेस्पिरेशन क्या है? जहाँ पर हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होता है। तो उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी ब्रीथिंग उसमें इन्वॉल्व होगी, यानी उसमें ऑक्सीजन आएगी। तो कौन से पैसेज से वो ऑक्सीजन एंटर करती है, तो पहले हमें वो पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी यहाँ पर ये दो क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स। तो आपको पता है कि जब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा ब्रीथिंग की प्रोसेस है। तो हम जब इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं तो वो इनहेलेशन कहाँ से होता है, ये एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स, फिर ये हमारा नेजल चैम्बर हो जाता है, फिर अंदर ओपन होता है इंटरनल नेयर्स में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जाता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद ये कहाँ होगा, इंटरनल नेयर्स। जैसे हमारे यहाँ एक्सटर्नल नेयर्स है, वैसे ही नेजल चैम्बर से, ये नेजल चैम्बर से होता हुआ अंदर दो इंटरनल नेयर्स ओपन होते हैं। कहाँ, नेजोफेरिंक्स में। जो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा जेल में पढ़ा है कि नेजोफेरिंक्स वाला कौन सा पोर्शन है। फेरिंक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वहाँ पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको दोबारा जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ हमने नेजोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स तीनों डिस्कस किया है। तो अब एक्सटर्नल लेयर्स यानी हम पैसेज पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का, कि कैसे कैसे ऑक्सीजन मूव करेगी जब हम एयर को इनहेल करेंगे। तो पहले एक्सटर्नल लेयर से नेजल चैम्बर से इंटरनल लेयर्स, और इंटरनल लेयर से ओपन होगी जाके नेजोफेरिंक्स के अंदर। यानी फेरिंक्स जो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड के लिए भी, यानी ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स तीनों है। तो यहाँ पर ये नेजोफेरिंक्स में ओपन होगा। और नेजोफेरिंक्स के बाद ये एक्स है, एन एक्स, ठीक है, नेजोफेरिंक्स। और नेजोफेरिंक्स के बाद ये कहाँ जाएगी, नेजोफेरिंक्स के बाद ये जाएगी ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, ये भी वहाँ मैंने आपको बताया था, ट्रैकिया की। ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और ट्रैकिया के बाद ये जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ से ये आ रहा है इंटरनल लेयर्स, नेजोफेरिंक्स से ग्लॉटिस जो किसकी ओपनिंग है, ट्रैकिया की। और जब हम फूड स्वेलो करते हैं उस टाइम पर इसके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, यहाँ पर ग्लॉटिस को कवर करने के लिए यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, एपीग्लॉटिस। जब हम फूड स्वेलो करते हैं उस टाइम पर एपीग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को, यानी जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको बंद कर देता है, ताकि फूड हमारा विंड पाइप के अंदर नहीं जाए। तो अब ये ग्लॉटिस से ट्रैकिया में जाएगी। और ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया आगे, ट्रैकिया कहाँ तक, ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, यानी इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। कहाँ पर जाकर, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके फिर मिड थोरेसिक, देखिए यहाँ पर हुआ एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, नेजोफेरिंक्स। यहाँ पर आपका आ गया ट्रैकिया। आपको यहाँ पर पता चलता होगा, यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से। तो यहाँ पर आ गया ट्रैकिया। उसके बाद ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है मिड थोरेसिक पे जाके। मिड थोरेसिक मतलब थोरेसिक हमारा जो डायफ्राम का से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक, और डायफ्राम से नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी ऊपर वाली जो कैविटी है वो है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे वाली अब्डोमिनल कैविटी। तो मिड थोरेसिक यानी मिडल तक आती है। और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो वहां पर हमारे पीछे पूरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारा सर्वाइकल,
फिर थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सिक्स ऐसे आती हैं। तो यहाँ नेक वाली होती है सर्वाइकल, थोरेसिक रीजन की कहलाती है थोरेसिक वर्टिब्रा, उससे नीचे होती है लुम्बर, फिर होती है कॉक्सिक्स। तो मिड थोरेसिक यानी फिफ्थ तक जाकर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक तो ये स्ट्रेट ट्रेकिया के फॉर्म में जाता है। उसके बाद ये टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, और ब्रोंकाई के बाद टू ब्रोंकाई हो गई जो दोनों साइड लंग्स में चली जाएंगी। हमारे यहाँ 2 लंग्स हैं, तो एक लेफ्ट और एक राइट के अंदर डिवाइड हो जाएगी टू ब्रोंकाई में। हम बाद में जो है पूरा डायग्राम भी इसका पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको पूरा दिखेगा कि कैसे डिवाइड हो रही है। ब्रोंकाई के बाद इसके फर्दर डिवीजन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई के बाद इसका फर्दर डिवीजन होता है प्राइमरी, पहले अभी तो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद अभी फर्दर डिवाइड होगी ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई पर डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होगी टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई अगेन फिर से डिवीजन होगा इसका, यानी मल्टीपल ब्रांचेस होती चली जाती हैं। ये फर्दर डिवाइड होगी टर्शरी ब्रोंकाई इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यानी इसकी फर्दर ब्रांचेस हो गई। और ये फिर डिवाइड होगी जाके एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर डक्ट से आगे ओपन हो जाएगा एल्वियोलाई। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसेज होता है, यानी जो एयर एक्सटर्नल एयर नॉस्ट्रल से एंटर करी नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इंटरनल एयर, इंटरनल एयर से अंदर ओपन हुई नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया जो है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और दोनों ब्रोंकाई दोनों लंग्स में चली जाती हैं। वहाँ फर्दर इसका डिवीजन होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं उसकी इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ये डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, जो कि एक जैसे ग्रेप्स का बंच होता है वैसे हमारे को दिखाई देता है, जो क्या करता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो 300 मिलियन जो है वो एल्वियोलाई दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी इतना ज़्यादा एरिया होता है ये ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके, क्योंकि एल्वियोलाई क्या होती है हाईली वस्कुलराइज्ड, एल्वियोलाई क्या होती है हाईली वस्कुलराइज्ड। वस्कुलराइज्ड का मतलब है कि वहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स तक का रीजन है ये पार्ट तो कहलाता है, यानी यहाँ से लेकर पूरा ये जो पूरा पोर्शन चल रहा था यहाँ से लेकर के और ब्रोंक्यूल्स तक का यहाँ तक का पोर्शन तो कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक का रीजन यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का रीजन ब्रोंक्यूल्स तक का रीजन कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट, और जो ये एल्वियोलर रीजन है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी पार्ट, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट एल्वियोलाई वाले रीजन को। तो कंडक्टिंग पार्ट का मीन्स क्या है, यहाँ से सिर्फ एयर का पैसेज हो रहा है, यानी एयर जो है वो पास ऑन हो रही है, तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज करने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर एल्वियोलाई। तो अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं कि क्या है कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन क्या है। तो कंडक्टिंग पार्ट का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एक तो ये पैसेज, क्या है पैसेज फॉर एयर, एयर का पैसेज है पूरा कंडक्टिंग पार्ट कंडक्ट कर रहा है एयर को। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम है ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर थोड़ा सा एयर को देता है। तीसरा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किससे, यहाँ पर जितने भी इसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यानी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कभी आंधी वगैरह चलती है तो हमारे यहाँ सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है,
तो ये क्या करती हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरेन एजेंट्स हैं, यानी कोई भी माइक्रोब अगर आता है तो यहीं पर उसको फिल्टर कर देती हैं, वो अंदर नहीं जाने देती हैं। तो थर्ड फंक्शन हो गया फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस और हेयर फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स, फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स। यहाँ पर हेयर और म्यूकस ग्लैंड यानी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो ये सारे डस्ट पार्टिकल अपने साथ इकट्ठा कर लेती है और उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए या डस्ट आए तो ये उसको इकट्ठा करके और बाहर फेंक देती है। तो 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन इसका है जो हमारे अंदर एयर आ रही है। अब ऐसा है कि बाहर हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबको पता है क्या है, तो अगर हम बाहर से एयर ले रहे हैं और बहुत ठंडी एयर है तो वो हमारी बॉडी में अगर चली जाएगी ठंडी एयर तो एल्वियोलाई को नुकसान होगा। या बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है वो अगर हम अंदर ले लेंगे तो भी हमारी एल्वियोलाई को नुकसान होगा। इसलिए उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाना है। तो ये काम भी किसका है, कंडक्टिंग पार्ट का। तो 4th फंक्शन हो गया टू bring temperature of the incoming air up to the body temperature, जितना बॉडी का टेम्परेचर है उसके बराबर उसको लाना। टू ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये 4 फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट के, कि जो भी एयर आ रही है उसमें कोई माइक्रोब ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, वो मॉइस्चर उसमें मिलाना, फिर उसको रेस्पिरेटरी पार्ट तक पहुंचाना और उसका जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाना, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी पार्ट है यानी जो हमारा एल्वियोलाई है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। एल्वियोलाई क्या है, एक जो है वो ग्रेप्स के बंच की तरह होती है, यानी इतने सारे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। वैसे तो ये इरेगुलर इस तरह से दिखाई देती है एल्वियोलाई। इसके चारों तरफ जो है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है और बहुत थिन वॉल होती है, हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, थिन होती है, थिन वॉल्ड एंड हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, यानी पूरे चारों तरफ जो है वो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो। गैसेस एक्सचेंज कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ अगर यहाँ पर अगर हम बना देते हैं कि ये टिश्यू प्रेजेंट है यानी सेल्स प्रेजेंट हैं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपको सबको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब हमारे एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से, क्योंकि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गई है सारी और फूड का ब्रेकडाउन हो गया है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को बाहर निकालना है, हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे अभी डिटेल में। और यहाँ पर क्योंकि रेस्पिरेटरी पार्ट था इसलिए उसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगी क्योंकि बॉडी के पास यानी टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से एल्वियोलाई में आ जाएगी और उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होगी एक्सेलेरेशन इनहेलेशन की, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे जो हमारा था, जो पैसेज है कि कैसे एयर अंदर आती है। तो कौन सा हमारा कंडक्टिंग पार्ट है और कौन सा हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको पूरा डायग्रामेटिक व्यू में कि डायग्राम में हम लंग्स के अंदर कैसे एंटर करती हैं, कैसे ब्रोंकियल ब्रोंकाइल हैं, कैसे एल्वियोलाई अरेंज हैं, लंग्स में क्या डिवीज़न है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।